को भी ठीक ठाक समझ में आएगा, हो सकता है कल उनको नहीं बैठा हो क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था। तो जो टॉपिक पढ़ना है, बोलना ऐसा नहीं बिल्कुल चुप रहना है, चुप नहीं रहना है, बोलते रहना है। हाँ, आभूषण नहीं ले रहे अभी। अभी एक काम का टॉपिक है, कुछ लोग पुराने बच रहे हैं, वो बार बार उसी की कह रहे थे, तो उनको फ्री कर देते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रश्न भी खूब सारे पूछे जाते हैं, ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। स्थापत्य कला के अंदर सारी चीजें आती हैं। पहली चीज तो यह कि स्थापत्य कला होता क्या है, इसको समझना है, इस शब्द को जानना है। स्थापत्य कला का अर्थ क्या है? स्थापत्य कला का मतलब देखो, जितने भी मंदिर हैं, महल हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, गढ़ हैं, जिनका भी भवन है, जो भी निर्माण हुआ है आज तक राजस्थान में, वो सब का सब किस में आता है? स्थापत्य कला में आता है। एक बात तो याद रखनी है। अब स्थापत्य कला की जो हमको चीजें पढ़नी है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दुर्ग। दुर्ग, किले या गढ़, तीन नाम मिलते हैं हमको सुनने को। एक तो मिलता है दुर्ग, एक मिलता है किला, एक मिलता है गढ़। ये तीनों नामों का, तीनों का फर्क बताऊंगा, बड़ी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, खूब विस्तार से। तो एक दूसरी बात, ये सिलेबस जारी हुआ रीट का, तो थोड़ी खुशी महसूस हो रही होगी रीट के विद्यार्थियों को। हो रही है? दुख क्यों हो रहा है? अरे इतना अच्छा बेटे जोड़ा जीके का। दुनिया की एक ऐसी चीज है जो मतलब इंसान तसल्ली पूर्वक आराम से आसानी के साथ कर सकता है, तैयार। हाँ, तो बात ये, चलो छोड़ो, अब इधर ध्यान दीजिए। टॉपिक कौन सा अपना? राजस्थान की, अरे बोलिए, राजस्थान की स्थापत्य कला। इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो कौन कौन सी हैं? दुर्ग है, महल है, मंदिर है, किले हैं, सारी चीज आती है। स्थापत्य कला की बात करें तो देखो, शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। एक तो अपना देश है जिसमें हम निवास करते हैं, उस देश का नाम है भारत। क्या नाम है? तो पहली चीज तो यह कि भारत में स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक, पूरे हिंदुस्तान में स्थापत्य कला का जनक पूछा जाए आपसे तो कौन आदमी आता है? जैसे राजस्थान के एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बातें इधर से किसी की आवाज नहीं आ रही, ध्यान रखना है। अब लास्ट बार बोल रहा हूं आपको, आप समझदार हो, बाकी ये नहीं चलता, नहीं, ये मुझे रोक देता है कई बार। स्थापत्य कला में राजस्थान की अगर बात करते हैं तो महाराणा कुंभा का नाम आता है। और अपने एक कवि हुए थे जिनका नाम था श्यामल दास। श्यामल दास ने किताब लिखी थी जिसका नाम था वीर विनोद। तो उसमें क्या है, कुंभा की उसने बढ़ चढ़ करके प्रशंसा की है निर्माण कार्यों के लिए। तो राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक जिसको कहा जाता है उसका नाम है महाराणा कुंभा। जब हम राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम क्यों ना भारत को भी फ्री कर दें? एक प्रश्न ये भी याद रह जाएगा। तो भारत में स्थापत्य कला का जनक जब भी आपसे पूछा जाए तो भारत की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। किसके काल को कहते हैं? शाहजहां। एक मुगल शासक हुआ था जिनका नाम क्या है? शाहजहां। आपसे पूछे कि भारत में स्थापत्य कला का जनक या फिर इसका स्वर्ण काल पूछे भारत में, तो किसका काल आता है? शाहजहां का काल आता है। इसी की तर्ज पर हम राजस्थान में लाते हैं इसको। सेकंड प्रश्न लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न यह कि राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोल दीजिए, जनक बोल दीजिए। बोलना अपन को वही है जो ऊपर वाले में बोला है। स्वर्ण काल या जनक पूछा जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में फिर हमको नाम मिलता है सुनने को जिसका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, ये आपको याद रखना है, महाराणा कुंभा। राजस्थान की स्थापत्य कला में जनक या स्वर्ण काल पूछा जाए तो किसका नाम आएगा? महाराणा कुंभा का। भारत की स्थापत्य कला में जनक या स्वर्ण काल पूछे तो किसका काल आएगा? शाहजहां का शासन काल आता है। किसका आता है? शाहजहां का। चलो ठीक है, स्थापत्य कला में जो बिंदु हमको पढ़ने वो पढ़ने हमको। देखो, दुर्ग बात करते, दुर्ग का दूसरा नाम आता है गढ़, और बात करते तीसरा नाम आता है किला। पहला नाम क्या है? दुर्ग है, दूसरा नाम क्या है? गढ़ है, और तीसरा नाम क्या है? किला है। नाम कितने हैं? तीन। कितने नाम है? तीन।
ये तीन नाम एक ही है या फिर इनमें भी अलग अलग कोई भिन्न भेद है, इनमें फर्क क्या है? देखो सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है दुर्ग, उसके बाद लिखा है गढ़, और इसके बाद लिखा है किला। हम कई बार अपनी शब्दावली में किसी दुर्ग को गढ़ बोल देते हैं, किसी किले को गढ़ बोल देते हैं, किसी दुर्ग को किला बोल देते हैं, हम बोल देते हैं। जबकि कहानी ये कि तीनों शब्द जो अलग अलग है, दुर्ग अलग चीज होती है, गढ़ अलग होता है, और इसके अलावा किला अलग होता है। अब सब परिवर्तन क्या है, अंतर क्या है इनके अंदर? इनके अंतर जो अंतर बताया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ए, बी और सी, सामान्य रूप से जो होता है बनकर तैयार होता है वो होता है किला। क्या होता है? किला। किले में थोड़ी अच्छी व्यवस्थाएं और कर दी जाती हैं, सुविधाएं और बढ़ा दी जाती हैं, तो फिर वो किसकी श्रेणी में आएगा? गढ़ की श्रेणी में आएगा। किसकी में आएगा? गढ़ की में। और जो उच्च श्रेणी होती है, सर्वश्रेष्ठ, सारी सुविधाओं से युक्त, उसको कहते हैं दुर्ग। तो दुर्ग, किले और गढ़, बात नाम तो एक ही है, चीज भी एक ही है, लेकिन क्वालिटियां तीनों नाम के आधार पर भिन्न है। जो दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ चलेंगे, ऊपर आएंगे, क्वालिटी के हिसाब से रहेंगे, तो श्रेणी में एक नंबर पे कौन आते हैं? दुर्ग आते हैं। दुर्ग से नीचे वाले कौन आएंगे? गढ़ आएंगे। और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? किला। कौन आते हैं? तो याद रखना है दुर्ग, गढ़ और किला। एक बात याद रखनी है, मैंने अभी पिछले पेज के अंदर बताया है कि भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या जनक किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभ। अब देखिए, जैसे मैंने तीन बातें लिख दी हैं, इसके साथ साथ एक नीति हम पढ़ते किताब के अंदर, शुक्र नीति। क्या पढ़ते हैं? शुक्र नीति। अगर शुक्र नीति की बात करते हैं तो शुक्र नीति के हिसाब से राज्य के 7 अंग बताए हैं। किसके? राज्य के। यानी कि एक राज्य के होने के कितने अंग बताए हैं? 7। राजा का हम क्या बोल देंगे? ये राजा है, इसके कितने अंग बता दिए? 7। इसके जो 7 अंग हैं, ये इनके अंदर एक शामिल होता है दुर्ग भी। क्या होता है? दुर्ग। दुर्ग भी एक राज्य का अंग है। किसका अंग है? राज्य का। राज्य बोल दीजिए, राजा बोल दीजिए, बात वही है। राजा उसका स्वामी होगा, राज्य वो क्षेत्र होगा, अंग उसी का है। कौन सा रहेगा? दुर्ग। दुर्ग को राज्य का अंग बताया है। अंग बता करके इसको जो संज्ञा दी है वो दी है हाथ की। किसकी दी है? हाथ की। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य में उसका हाथ जो होता है, उस राज्य का किला होता है। उस राज्य का क्या होता है? किला। किला होता है। किला के माध्यम से राजा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखता है। किले के अंदर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, सैनिक भी होते हैं। राजस्थान में किलों के नाना प्रकार के किले हमको देखने को मिलते हैं। किलों की कई प्रकार की क्वालिटियां होती हैं। शुक्र नीति में किलों के जो प्रकार बताए वो भी मैं आपके सामने अभी चर्चा करूंगा। यहां से, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार, और शुक्र नीति के अनुसार जो किलों का प्रकार होता है वो कितने प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, इनमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक दुर्ग मैं यहां लिख देता हूं, एक प्रकार होता है ऐरण। एक कौन सा होता है? ऐरण। एक तो हो गया ऐरण, चलो ठीक है। एक हो गया जल। जल के बाद में तीसरा क्या होगा? धानवे। धानवे। धानवे के बाद में फिर बताइए आगे। अब हो जाएगा गिरी, ले लो, ठीक है। गिरी के बाद में क्या होगा? पारिद। क्या होगा? पारिद। फिर क्या होगा? पारिख। क्या होगा? पारिख। कितने हुए अभी? 6। अब इसके बाद में बात करते हैं 7 नंबर पर, सैन्य, सहाय, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, ऐरन दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, जल दुर्ग, धानवे दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा? हाँ, एक होगा वन दुर्ग। वन दुर्ग भी आएगा। ये जो प्रकार हैं इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब इधर ध्यान देना है आपको। शुक्र नीति के अनुसार हमने जो प्रकार आपके सामने लिखे, इनके नाम ये हैं। इनमें सबसे पहले हमको ये देखना है ऐरण क्या होता है, पारिक क्या होता है, पारिद क्या होता है, वन कौन सा होता है, सैन्य कौन सा होता है, सहाय क्या होता है, इनमें क्या क्या फर्क होता है। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले ऐरण की बात करते हैं। एक ऐसा दुर्ग
जिसके चारों ओर खाई हो, कांटे हो, पहाड़ पर्वत पत्थर हो, ऐसी चीजों से चारों ओर से घिरा हुआ हो, उस दुर्ग को तो रखते हैं हम किसकी श्रेणी में? एरण्य की। यानी कि कांटे, खाई और पत्थर, वह दुर्ग जो कांटे, खाई और पत्थर से चारों ओर से घिरा होता है, उस दुर्ग को किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? किसकी में रखेंगे? उसे एरण्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। चलो ठीक है, एरण्य दुर्ग हो गया। जल दुर्ग, अब जल दुर्ग का एक नाम और मिलता है, कई बार जल नहीं पूछता वो, उसको पता है कि जल को तो सब लोग जानते हैं। जल का दूसरा नाम है ओदक। क्या है? ओदक। वो आपसे पूछेगा ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग का मतलब जल दुर्ग, बात एक ही है। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग बात एक ही है। अब ओदक दुर्ग में, जल दुर्ग में विशेषता क्या है? वो दुर्ग जो चारों ओर से जल से क्या होगा? घिरा हुआ होगा। पानी से घिरा हुआ किला क्या कहलाएगा? ओदक या जल, ओदक या जल दुर्ग कहलाएगा। जैसे इसकी हम बात करते हैं, एरण्य दुर्ग की बात करते हैं कि राजस्थान में साहब एरण्य दुर्ग का उदाहरण कौन सा है ऐसा जिसके चारों ओर कांटे भी हो, पत्थर भी हो, खाइयां भी हो? तो रणथंभौर दुर्ग आता है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, घिरा होने के बाद कटीली झाड़ियां भी है, वहां गहरी खाइयां भी है पहाड़ी क्षेत्र में। तो खाई है, पत्थर है, कांटे हैं, अगर तीन चीज है तो उस दुर्ग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे एरण्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। इसकी श्रेणी में हमने इंपॉर्टेंट दुर्ग लिया जिसका नाम क्या था? रणथंभौर। चलो हमने दूसरे की बात करी है, दूसरा कौन सा है? जल दुर्ग। जल दुर्ग का अन्य नाम है ओदक दुर्ग। चाहे तो आप ओदक दुर्ग बोल दीजिए, चाहे आप जल दुर्ग बोल दीजिए, बात दोनों की एक ही रहेगी। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, अगर इसका उदाहरण पूछे, इसका मतलब क्या आएगा? चारों ओर पानी होना चाहिए। आपको पता है राजस्थान में आहू और काली सिंध नदी के संगम पर झालावाड़ के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? गागरोन। तो गागरोन किसकी श्रेणी में आ जाएगा? जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। किसकी में आएगा? जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक है। अगर बात करते हैं धानवे, धानवे का मतलब रेत के टीले। क्या हो? रेत के टीले। रेत के टीलों की अगर घिरा हुआ चारों ओर से कोई ऐसा दुर्ग है जो रेत के टीलों से घिर रहा है, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? धानवे। तो यहां मैं लिख देता हूं रेत के टीले। रेत के टीले, रेत के टीलों से घिरा हुआ राजस्थान में पता है आपको? जैसलमेर दुर्ग है। कौन सा है? सोनारगढ़। कौन सा है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ के चारों रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, इसलिए कौन सी श्रेणी में आ गया? धानवे की में आ गया। गिरी, गिरी का मतलब जो पर्वत पर बना हो। किस पर बना हो? पर्वत पर। आपको पता है राजस्थान में, एक चीज सुनना गौर से, राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के कौन से दुर्ग पाए जाते हैं? तो गिरी पाए जाते हैं। और शुक्र नीति के अनुसार जो प्रकार है, इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसको माना गया है? गिरिदुर्ग को माना गया है। गिरिदुर्ग क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर किला बनेगा। किसके ऊपर बनेगा? पहाड़ के ऊपर। और पहाड़ के ऊपर जब किला बनेगा तो पहाड़ के ऊपर किला बनाएंगे क्यों? राजाओं को पता होता था कि भाई बहुत परेशानी आएगी, किला बनाने में भी दिक्कत आती थी, लेकिन फिर भी हर साम्राज्य का राजा यह चाहता था कि मेरे साम्राज्य का जो दुर्ग बने वो कहां बने? ऊपर बने, पहाड़ के। इसकी तीन चार फायदे होते थे। फायदे कौन से होंगे? मान लो पहाड़ के ऊपर दुर्ग है, अपना है, बाला किला है, इसी की बात करते हैं, अलवर का बाला किला। शाम को 8 बजे के बाद देखना, यहां से दिख जाएगा आपको, लाइट वगैरह जलती है। अभी तो हो सकता है ना दिखे। तो बाला किला की कहानी ऐसी है, पहाड़ के ऊपर जब है तो इसको क्यों बनाया था? क्या सोच करके बनाया था? इनकी सोच एक थी कि पहले राजाओं के जमाने में पड़ोसी राज्य के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते थे। और आक्रमण जब करते थे तो पहले हेलीकॉप्टर की सुविधा तो ही ना है। ऐसा कोई राजा ना हो जो हवाई जहाज से आक्रमण करेगा, साहब ऊपर से बम गिराएगो, आएगो जमीन सुई, जमीन सु आएगो तो पहले रोडवेज भी ना चलबो करे। बात समझ में आ रही है? अब आएगो कहीं घोड़ों से आएगा, हाँ ऊंटों से आएंगे, ये साधन हुआ करते थे। उस जमाने का घोड़ा फॉर्च्यूनर हुआ करता था, बढ़िया बिक रहा था उस टाइम। तो अब इनकी सेना मान लो आएगी, राजा की सेना में 3 आदमी नहीं आएंगे, राजा की सेना में 1000, 5000, 10,000, लाखों की संख्या आती है। दूसरा जब आक्रमणकारी आता है, अब आपका किला, आपका घर, आपका निवास पहाड़ के ऊपर है, और पहाड़ के ऊपर से आपको 25 किलोमीटर दूर से अगर सिंगल आदमी आएगा तो हो सकता है ना दिखे, लेकिन एक झुंड आता दिखाई देगा। जब आपको इतनी दूर से पता लगेगा बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ आ रही है, तो आप समझ जाओगे कोई ना कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो एक तो आप समय रहते हुए सतर्क हो जाओगे, पहला फायदा। दूसरा फायदा, मान लो वो आ भी गया तो वो पहाड़ के चारों दूर की घेराबंदी करेगा जीतने के लिए, आक्रमण के लिए। अब जब वो घेराबंदी चारों ओर करेगा तो उनके पास मान लो 10,000 सैनिक हैं,
और आपके दुर्ग में मात्र 500 सैनिक हैं, तो ये 500 सैनिक 10,000 पे भारी रहेंगे। भारी कैसे रहेंगे? आप पहाड़ के ऊपर हो, उनके 10,000 नीचे, बड़ो सारो पत्थर ले छोड़ दे नीचे, अपन कुछ ना बिगड़ रहे हो। हाँ हाँ, तेरा जैसा सैनिक लाया हूं हमें, दे भाटा। सुन लो बात, तो बड़े सारे पत्थर को, एक पत्थर हम डूंगर से छोड़ेंगे पहाड़ से, उनके 10 मरेंगे, अपना कुछ नहीं बिगड़ा। तो इसलिए इनको श्रेष्ठ माना जाता था, यानी कि दुश्मन को इनको जीतने में बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ती थी। राजा अपने साम्राज्य को सुरक्षित महसूस करता था। कौन से दुर्ग में? गिरी में। और राजस्थान में सर्वाधिक जो किस प्रकार के दुर्ग बनाए गए हैं वो गिरी श्रेणी के हैं। कौन सी के? गिरी के। अब गिरी में साहब आते कौन कौन से? बहुत सारे। अपना बाला क्लास से शुरुआत कर दो, यही है। मेसा का पठार पर इंपॉर्टेंट चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। हाँ, बहुत सारे दुर्ग हैं। तो जो पर्वतों के ऊपर रहेंगे वो कौन से दुर्ग रहेंगे? कौन से रहेंगे? और दुर्गों के प्रकार में सर्वश्रेष्ठ कौन सा प्रकार है? गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गिरी के बाद हम बात करते हैं, गिरी के बाद आता है पारिद। पारिद का मतलब होता है खाई। देखो यहां 3 चीज आई थी, इधर ध्यान देना, अंकुर सुन लेना, बस लास्ट है। इधर 3 चीज आई थी, एक तो आया था कांटे, एक आई थी खाई, और एक आया था पत्थर। यहां तो 3 चीज थी, खाई भी थी, कांटा भी था और पत्थर भी था। उसको तो कह दिया एरण। लेकिन जिसमें केवल खाई खाई हो और खाई में पानी भरा हो उसको कहेंगे पारिद। क्या कह, सॉरी, पारिद तो परकोटा वाला होगा, नीचे का याद आ गया, इसको बता देता हूं पहले। यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है और खाई में पानी भरा हुआ है, तो उस दुर्ग को कहा जाएगा पारिक। क्या कहा जाएगा? पारिक। खाई देखो यहां भी आई है और खाई यहां भी आई है। एरण में भी खाई है लेकिन इसमें कांटे और पत्थर है, इसमें जल है केवल पारिक में। तो अब ऐसा दुर्ग राजस्थान में कौन सा है? लोहागढ़। आपको पता है मिट्टी से बना हुआ निर्मित दुर्ग है, जिसके चारों ओर खाई खोदी गई है, सुजान गंगा नहर से पानी डाला गया, उसमें रूपारेल नदी का पानी पहुंचाया जाता था। तो इसकी श्रेणी में आ जाएगा लोहागढ़। कौन सा आ जाएगा? लोहागढ़। विशेषता क्या रहेगी? विशेषता क्या रहेगी? चारों ओर क्या रहेगी? क्या रहेगी? खाई, और उसमें क्या रहेगा? पानी। पारिद की बात करें, पारिद का मतलब होता है परकोटा। क्या होता है? परकोटा। और परकोटे का मतलब होता है दीवार। सुरक्षा की दृष्टि से जो दीवार बनाई जाती है, हम गांव के अंदर अपना मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, उस भवन के आसपास के 100-200 मीटर स्क्वायर फीट के एरिया में हम एक बाउंड्री करते हैं। सही जगह पहुंच रहे तो हम एक क्या करते हैं? बाउंड्री। तो वो हमारे घर का क्या होता है? परकोटा होता है। क्या होता है? परकोटा। और उस परकोटे को कहा जाता है पारिद। क्या कहा जाता है? पारिद कहा जाता है। तो ऐसा दुर्ग जो चारों ओर परकोटे से घिरा हुआ हो, दुर्ग अलग है और फिर चारों परकोटा अलग है। तो इसमें आपको पता है बहुत सारे आएंगे। एक तो कुंभलगढ़ आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसकी श्रेणी में आ गया कुंभलगढ़। ये लो साहब, कुंभलगढ़ घिरा किससे है? परकोटे से। परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग है। यहां क्या है? इसमें खाई और पानी, खाई व पानी, इसकी विशेषता ये हो गई। अच्छा, इसके बाद आता है सैन्य। एक ऐसा दुर्ग, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में किस दुर्ग को रखा जाएगा? जिसमें हर टाइम दुश्मनों से लोहा लेने के लिए सैनिक तैनात हो, सैन्य हर टाइम तैयार हो। यानी कि सैनिकों से जो तैयार हुआ दुर्ग, हर टाइम सैनिक मिले, सेवा में तत्पर मिले, उस दुर्ग को रखा जाएगा सैन्य दुर्ग की श्रेणी में। किसमें रखा जाएगा? सैन्य दुर्ग की श्रेणी में। चलो ये बात भी ठीक है, उसे सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रख दिया। एक होता है सहाय। क्या होता है? सहाय। ये सहाय क्या है? सहाय का मतलब क्या होता है? सहाय का मतलब होता है सदा सहायता करने वाले। और सदा सहायता करने वाले आपको पता है एक ही होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। राजस्थान के अंदर ऐसा दुर्ग कोई मिला नहीं था, क्योंकि परिवार का राजस्थान में आज तक सहायता करी ना है, तो यहाँ की विशेषता तो मिलेगी भी ना। राजस्थान में इसके कोई प्रमाण नहीं है, ध्यान रखना। कौन से दुर्ग के? सहाय दुर्ग के। सहाय का मतलब क्या होता है? सहाय का मतलब होता है कि आपके परिवार के सदस्य, यानी कि राज परिवार के सदस्यों के द्वारा राजा की सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहना, उसे कहा जाता था सहाय दुर्ग। और राजस्थान में ऐसा हुआ नहीं। आपको पता है यहाँ तो बाप की हत्या बेटा करता था राजगद्दी के लिए, तो परिवार में तो विडंबना होती थी। तो ऐसा दुर्ग का उल्लेख राजस्थान के इतिहास में है नहीं। एक बच गया वन। गहरे जंगल, घने वृक्षों से घिरा हुआ अगर कोई दुर्ग है तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? वन दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। किसकी में आ जाएगा? वन दुर्ग की श्रेणी में। तो मैंने आपको दुर्गों के जो प्रकार बताए, इससे पहले देखो शुरुआत से मैं रिपीट करूं एक बार। यहां हम बात कर रहे थे, मैंने जो बिंदु स्टार्ट किया है वो किया राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला, और राजस्थान की स्थापत्य कला में मैंने साथ साथ भारत का भी नाम ऐड कर दिया,
क्यों कर दिया? जब हम राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक या स्वर्णकाल याद रख रहे हैं तो एक नाम और रख लेंगे। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थापत्य कला का जनक या भारत की स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? किसको कहते हैं? शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में स्थापत्य कला का सर्व स्वर्ण काल या जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि एक चीज होती है दुर्ग, एक होता है गढ़ और एक होता है किला। शब्द तीन है, स्वरूप सबका एक ही है, लेकिन क्वालिटियां तीनों में भिन्न है। अगर निम्न स्तर पर होगा, साधारण रूप में होगा, तो उसको हम किला कहेंगे। अगर उसमें थोड़ी सुविधाएं और बढ़ा दी जाएं तो वो बन जाएगा गढ़। क्या बन जाएगा? गढ़। और सारी सुविधाओं से युक्त भरपूर सैनिक हो, सेनापति हो, सब कुछ हो, तो फिर क्या बन जाएगा? वो दुर्ग। क्या बन जाएगा? दुर्ग। राज्य के 7 अंग बताए हैं। किसके अंग बताए? राज्य के। कितने अंग हैं? 7। 7 अंगों में से एक अंग किसको बताया है? शुक्र नीति में राज्य के कितने अंग बताए हैं? 7 अंग कौन से होते हैं साहब? 7 में देखो, सेनापति आता है, कोष आता है, धन का खजाना जो होता है, राजा आता है, राज्य आती है, सेना आती है, जनता आती है, सब इसमें आते हैं, दुर्ग भी इसमें आता है। तो इनकी हम बात करें तो 7 अंगों में एक अंग कौन सा है? दुर्ग। कौन सा है? दुर्ग। राज्य के कितने अंग होते हैं? 7। कौन सी नीति के अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या कितनी है? 7। 7 में कौन शामिल है? और इसे राज्य का कौन सा अंग बताया है? दुर्ग को राज्य का कौन सा अंग बताया है? हाथ बताया है। मतलब राज्य के टोटल अंग कितना है? 7 है, और 7 में एक दुर्ग भी इसका अंग है, और दुर्ग को बताया क्या है? हाथ। क्या बताया है? हाथ। तो इतना याद रखना है कि राज्य को अंगों में अगर बात करें तो दुर्ग को शामिल किया गया है। दुर्ग राज्य का अंग है और इसे राज्य का हाथ कहा जाता है। किसको? दुर्ग को। चलो, इसके बाद मैंने बताया दुर्गों के प्रकार कितने होते हैं। प्रकार की हमने बात करी। शुक्र नीति के अनुसार जो प्रकार मैंने आपको बताए, एक तो सबसे पहले कौन सा बताया? कौन सा बताया? एरन दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होनी चाहिए? कांटे हो, खाई हो, और क्या हो? पत्थर। इनसे घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाएगा? ऐसा राजस्थान में कौन सा है? रणथंबोर। कौन सा है? रणथंबोर। दूसरा मैंने कौन सा बताया? कौन सा बताया? जल दुर्ग। जल का दूसरा नाम क्या है? चाहे वो जल पूछे चाहे ओदक पूछे, बात एक ही है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, जल से घिरा हुआ हो, वो किसकी श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। तीसरा दुर्ग कौन सा है? धानवे। कौन सा है? धानवे का मतलब होता है एक ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के टीले हो, वो इसकी श्रेणी में आता है। धानवे की रेत के टीले आपको पता है, सोनारगढ़ दुर्ग के चारों रेत के टीले हैं जैसलमेर वाले के, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद मैंने कौन सा बताया? कौन सा बताया? दुर्गों के जितने भी प्रकार हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के दुर्ग हैं? गिरि दुर्ग की श्रेणी में वो दुर्ग आते हैं जो किसके ऊपर बने होते हैं? पर्वतों के ऊपर बने होते हैं। पहाड़ों के ऊपर जो बने होंगे वो किसकी श्रेणी में आएंगे? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। किसमें आएंगे? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। चलो ठीक है। इसके बाद मैंने यहां बता दिया आपको पारिद। कौन सा बता दिया? पारिद। पारिद का मतलब होता है एक ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो। क्या होना चाहिए? परकोटा। वो किसकी श्रेणी में आएगा? पारिद दुर्ग की श्रेणी में आएगा। इसको याद रखना है। इसके बाद जैसे परकोटा मैंने आपको बताया, राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट परकोटा ये कि कुंभलगढ़ की दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ द इंडिया कहा जाता है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। विश्व की महान दीवार किसे कहते हैं? अरे किसको कहते हैं? चीन की दीवार को विश्व की महान दीवार कहा जाता है। चीन की दीवार किन 2 देशों के बीच में? भारत और, एक नंबर बता रहा हूं। तुम जो बता रहा हूं ऐसे कैसे ही है, कोई फर्क ना थारी बात में। अरे चीन की दीवार कौन 2 देशों के बीच में, बता दीजिए। एक तो चीन ही होएगो। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, दूसरा कौन सा होएगो? चीन की तो चीन में ही होएगी। कमाल के आदमी यार। देखो, प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति का एक नियम क्या है? ऐसे बुजुर्ग लोग कहते हुए आए हैं, सुनना, बुजुर्ग लोगों का कहना है कि शेर को सवा शेर बहुत मिलते हैं और शेर को सवा शेर पक्का मिलता है। ऐसा मिलता है ना? आज जितना मुझे पढ़ाना आता है, जिस ढंग से मैं पढ़ाता हूं, मैं जितने अच्छे ढंग से समझाता हूं, मुझसे अच्छे ढंग से समझाने वाले भी लाख होंगे, कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक है, कोई कमी नहीं है दुनिया के अंदर। तो शेर को सवा शेर मिलेगा। हमारी जान को शेर हो रहे चीन। चीन को मतलब चाइना।
कभी भी आओ हमारी सीमा में प्रवेश कर जाओ, गोलाबारी करे, फिर हम सोचे यार कौन लड़े यार हमारी पुलिस की एग्जाम हमारी रीट की आ रही है यार, हम नु सोच के शांत हो जावे, वो आदमी उस चीज का फायदा उठा ले। अब क्या है कि हम बस इतना सुनते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शेर को एक दिन सवा शेर जरूर मिलेगा, वहां को मिल गो। ये चीन है, ये यहां भारत है, और भारत की सीमा में बार बार घुसपैठ करे ही देश। हम यहाँ को हाथ जोड़े से मत करे यार भाई, कोई बात ना यार, टाइम ना आया भी लड़वा की यार, अभी दिन खराब चल रहा है यार, हम बिजी है यार, कोई के गेहूं की लाव नहीं हो रही है, कोई के सरसों कट रही है। हाँ भाई साहब, ई ना माने, जब ई ना माने ने तो कोई बात ना है, आदमी दुखी आदमी, वो कहते हैं ना हाय बुरी गरीब की, लो भी भस्म हो जाए, हम गरीब ही के सामने। तो अब याकू सवा शेर मिल गो, याकू सवा शेर कौन मिल गो पतो है? अरे रूस ना है, मंगोलिया। मंगोलिया चीन को भी बाप है, ये भगवान को शुक्र है हमारा पड़ोसी ना है। चीन दुखी कर दियो यानी मंगोलिया ने, हमको चीन ने दुखी कराए या कुकुन ने दुखी कर दियो। मंगोलिया जब मन करो, जब अपना हथियार लेके तैयार हो जाओ, आजा लड़ेगा। चीन परेशान होगा भाई, ऐसे मत करे यार, और समझो तो हो ही ना है, रोज कभी सीमा में इधर प्रवेश कभी इधर प्रवेश, झगड़े होते रहते थे, झगड़े चलते रहते थे। रोकने का समाधान लास्ट में यही किया, भाई बैठ के बात कर ले, मिस्त्री बुलवा ले, पत्थर मंगवा ले और दीवार बना ले। लास्ट में आके दीवार बनानी पड़ी है। जैसे आज हमारी रेड क्लिप रेखा है, पाकिस्तान से हमारी झड़प होती रहती है, आज 2 मर गए, आज हमारे मर गए, कल उनके मर गए, चलती रहती है। जब इन झड़प ऐसी चलती रही थी तो भाई साहब ये दुखी हो गया था चाइना मंगोलिया देश से, तो लास्ट में बैठ के समझौता हुआ और दोनों देशों के बीच में एक दीवार बनाई गई, और उस दीवार का नाम है चीन की दीवार। खास बात और बताऊं, 2 देशन का बीच की दीवार है, पूरा खर्चो चीन ने दिए। दादागिरी अगला ना दे, मत बना दीवार, ना बना तुम, वो जरूरत है। कहानी कुछ ऐसी है। तो चीन की दीवार विश्व की महान दीवार इसलिए कही जाती है कि यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, और जो लंबी चीज होगी बड़ी चीज होगी। अब ऐसा तो नहीं इतनी लंबी दीवार बनाएंगे, दुनिया की सबसे लंबी है तो वो बिल्कुल सकड़ी भी नहीं होगी, चौड़ी भी होगी, वो उसकी चौड़ाई भी रखी जाएगी। अब इतनी चौड़ाई रखेंगे तो अंतरिक्ष में जब आदमी जाता है ना, तो ऊपर से नीचे देखने पर ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार नजर आवे। दुनिया की ऐसी चीज है चीन की दीवार जो नजर आती है, इतनी लंबी क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसीलिए चीन की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की महान दीवार कहा जाता है। अब बात चीन की छोड़ो, अपने आ जाओ, अपने महान दीवार कुंभलगढ़ की दीवार को बोले। कुंभलगढ़ की दीवार जो 36 किलोमीटर लंबी है। अब गुरुजी दुर्ग कितना लंबा होएगा? दुर्ग तो होगा, लंबा होगा, ये परकोटा चारों ओर का है, यानी कि 36 किलोमीटर में फैला हुआ दुर्ग है। 7 फीट चौड़ी बताई जावे, 7 फीट की चौड़ाई, 36 किलोमीटर की लंबाई, तो यासु बड़ी भारत में और कोई दीवार ना है। इसीलिए कुंभलगढ़ की दीवार को भारत की महान दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट हमने बात की थी, चलो ठीक है, पारिद की बात होगी। पारिक की बात करते तो पानी की हम बात करेंगे, आगे दुर्ग आएगा। चारों तरफ खाई खुदवा दी, पानी छुड़वा दिया दुर्ग के। ऐसा दुर्ग राजस्थान में कौन सा है? लोहागढ़ है। इसके बाद सैनिक, जिसमें सैनिक तैनात रहते हो। सहाय का मतलब अपने परिवार जन लोग सदा सहायता के लिए तैयार हो। ऐसा तो आज तक हुई ना, अपना परिवार ने अपनी सदा सहायता आज तक करी ना है, या लिए राजस्थान में ऐसा कोई दुर्ग ना है। वन दुर्ग जो किससे घिरा हुआ हो? जंगलों से घिरा। अब काम की बात नेक्स्ट देखो, अपन ने यहां एक नाम लिखा था, मैंने आपको बताया था महाराणा कुंभा। और कुंभा के बारे में एक आदमी है जिसका नाम है कवि श्यामल दास। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कवि श्यामल दास। और कवि श्यामल दास ने भाई साहब एक किताब लिखी थी जो को नाम हो वीर विनोद। क्या नाम हो? वीर विनोद के लेखक का नाम क्या है? क्या नाम है? एक बात बता दूं, कोई को बताइए मत, रिकॉर्डिंग और चल रही है, अब तो कैंसिल करनी पड़ेगी। बात तो यूं है, श्यामल दास ने जो किताब लिखी है वीर विनोद, इसमें ऐसी काल्पनिक कहानियां, अतिशोक्ति वाली कहानियां, जिनमें आदमी हंसे सुन सुन के, ऐसी कहानियां लिखी हैं। राजस्थान के इतिहास में 2 ही ऐसे इतिहासकार, एक तो भाई साहब है, एक भाई साहब जैसो यो चंद्र बरदई। देखो किताबें लिखी हुई है, इनकी घटना हमको पढ़नी पड़ती है, हम पढ़ेंगे भी, इनको मानेंगे भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी जो इन्हें लिखा है ना, उसमें विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? भाई साहब देख, लंबी फेंक गो यू या के लिए,
एक बात कहो श्यामल दास नु करे मेवाड़ में 84 दुर्ग है। कितना दुर्ग है मेवाड़ में? पहली बात तो यह कि बात जचवला के ना 84 दुर्ग 80 और 4 तम राजस्थान से बांसवाड़ा तक गिनो, जैसलमेर से धौलपुर तक गिनो, तम 80 पूरा कर दो। ई भाई साहब मेवाड़ में बना गो कितना दुर्ग बना गो 84। ये कहता है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है, जिनमें से चलो ठीक है यहां झूठ बोली, हमने थोड़ी देर और तसल्ली रखी 32 दुर्ग अकेले कुंभ बनवा गो। अरे वाह, जिंदगी ठेकेदारी में निकाली का बेचारा ने। सोचने की बात है। मेवाड़ इतना बड़ा क्षेत्र, आपको पता है मेवाड़ में राजसमंद आता है, चित्तौड़ आता है, उदयपुर आता है, सिरोही आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आएगा। और उतने क्षेत्र में भाई साहब बता गया 84 दुर्ग। गिन के देखना कभी राजस्थान में नहीं मिलेंगे 84 दुर्ग, पर पता नहीं क्यों लिख गया। अब ये लिख गया तो हमको मानना भी पड़ेगा। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास के द्वारा एक कविता अपनी किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है? वीर विनोद। और वीर विनोद में उसने बताया है कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जो जनक है वो जनक हम किसको कहेंगे? कुंभा को। किसको कहेंगे? कुंभा को कहेंगे। ये बात बताइए। चलो ठीक है मान लिया। हमने कहा कैसे कह रहे भाई बता तो दे। भाई साहब ने बताया कि मेवाड़ में टोटल दुर्गन की संख्या कितनी है? 84, जिनमें से अकेलो आदमी कितना बनवा के गए? तो यहाँ की बात थोड़ी कम जचाऊ बात है, लेकिन फिर भी अपनी मजबूरी है। ये प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा। कौन सी पुस्तक के अनुसार? वीर विनोद। किसने लिखी थी? श्यामल दास। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा। चलो गुरुजी, मेवाड़ में तो सबसे ज्यादा दुर्ग यहाँ ने बनवा दिया, मारवाड़ में कौन बनवाएगा? मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ में सर्वाधिक जो दुर्ग बनवाए थे, एक राजा हुआ था जिसका नाम था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव। मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाने वाला राजा कौन था? मेवाड़ में सर्वाधिक बनवाने वाला कौन है? महाराणा कुंभा। मारवाड़ में सर्वाधिक किसने बनवाए? मालदेव ने। मेवाड़ में किसने बनवाए? महाराणा कुंभा ने। दोनों तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। या भाई साहब जैसे यू हो थोड़ी बहुत लाग लपेट करके बातें बनाबो करो, या को भी उस्ताद हो, या की बातें तो सुन सुन के आदमी को रोवा को मन कर जावे। चंद्र बरदई अपनी किताब पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मेरे दोस्त पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया। यहां तक तो बात हमको ठीक लगी, बना लिया होगा। बंदी बना के उसको लेकर गजनी चला गया। मैंने देखी रे बाट दोस्त तब तक मिलना रहे हो कहीं है। मैं भाई साहब गया उनके शिविर के टेंट में कोई ना मिले मुझे। मैं देखा पिछले दरवाजे से दरवाजा खुला था। मैंने मेरे दोस्त पृथ्वीराज के पैरों के निशान देखे और निशान देखतो गजनी चले गो। हरियाणा में युद्ध हो रहे तराइन के क्षेत्र में, अफगानिस्तान पार कर ले खोज देखते देखते। बड़ी पारदर्शी आंखें यार की। चल ठीक है, ये भी मान ली। या के बाद पता कहीं मैं गजनी पहुंचा। मैंने वहां जाकर के देखा कि मेरे दोस्त चंद्र बरदई की दोनों आंख गोरी ने फोड़ दी। मैंने जाकर कहा गोरी तूने बहुत बुरा किया, इस आदमी की आंख फोड़ने से तुझे क्या मिल गया? इस आदमी को पागल शब्द भेदी बाण चलाना आता है। तो फिर किताब में लिख रखी है कि भाई गोरी ने कहा निशाना लगवाइए मेरी दाई आंख का। चंद्र बरदई कहता है मैंने दोस्त से कहीं मर गोगा, ऐसा मौका दोबारा ना आवे। लगा निशानों। मेरे दोस्त की दोनों आंखें फूटी थी। मैंने एक लाइन बोली, ये कहता है मैंने लाइन बोली 4 बांस 24 गज 8 उंगल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान चूक मत चौहान। मैंने इतनी बोली, मेरा दोस्त ने तीर चलाया कि दाई आंख फोड़ दी, जो कि दोनों आंख ना है। और वो तू बोल रहे इतनी दूर है और वही उस निशान लगा रहे, वो भी निशानों आंख को, भी छोटी चीज को। चल फिर भी कोई बात ना, झूठ तो अब तक बोल रहे पर मानेगा कोई बात ना। फिर और पता यहां तक सबर ना हुई हो, लास्ट में कहता है कि मेरे दोस्त चंद्र बरदई पृथ्वीराज की हत्या मोहम्मद गोरी ने नहीं की थी। जब गोरी की आंख फूटी वह का सैनिक मेरे दोस्त पर टूट कर पड़े थे। मैंने समझी दोस्त ये मारेगा, इन काफिरों के हाथ से मरने से बेहतर होगा कि हम दोनों मर जावे। 2 चाकू पड़ा, मैंने एक तो पृथ्वीराज को दियो, एक मैंने लियो, वाने मेरे मैंने काट। तगड़ो आदमी यारी। अब मैंने भी बात सोची मरगो फिर लिखियो कैसे आने। इसके मरने के बाद इसकी किताब पृथ्वीराज रासो को इसके पुत्र जलहन के द्वारा पूरा किया गया था। वो अनुमान लगा पापा के साथ ऐसे हुए।
चल ठीक है, यहां तक मान लो। इसकी किताब पृथ्वीराज रासो में एक बात लिखी हुई है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्राट उस जमाने का पृथ्वीराज चौहान था। इसकी बहुत बड़ी सेना थी, और जब पृथ्वीराज की सेना किसी क्षेत्र से निकलती थी तो घोड़ों के पैरों की खड़खड़ाहट से इतनी धूल उड़ती थी कि ब्रह्मांड में अंधेरा हो जाओ। तगड़ो आदमी है, ज्यादा है ना या बेचारो, ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी, कभी मौका मिलेगा, आगे आएगी, हिस्ट्री आएगी थोड़े दिन बाद में। तो इतना याद रखना है कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? अरे बोलिए। मारवाड़ में किसने करवाया? मेवाड़ में कुल दुर्ग कितने हैं? तुम्बा ने कितने बनवाए? कौन सी किताब में लिख रही है? कौन ने लिखी? श्यामल। ठीक है, अब सुनो बात आगे की। हाँ, नेक्स्ट बात क्या है? एक प्रश्न, अभी सिंपल सिंपल चीज हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज, कुछ छोड़ नहीं रहे हम बिल्कुल भी। एक प्रश्न ये बनता है, राजस्थान में, अरे बातें नहीं बस, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग वाली रियासत, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कौन सी रियासत में थे, तो फिर आपको बताना है मेवाड़। क्या बताना है? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाली रियासत का नाम क्या है? ये तो हुई मेवाड़। अगर रियासत ना पूछे, बस अब शांति, अगर रियासत ना पूछे और ये पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला, अगर जिला पूछा जाए तो फिर आपको कौन सा बताना है? जयपुर। कौन सा बताओगे? दो प्रश्न आपको यह याद रखने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाली रियासत पूछे तो मेवाड़ आएगी, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला पूछे तो फिर कौन सा आएगा? जयपुर आएगा। कौन सा आएगा? जयपुर। तो इतनी बात आपको यहां तक बेसिक चीज मैंने बताई है दुर्गों की। दुर्ग क्या होता है, किला क्या होता है, गढ़ क्या होता है, दुर्गों के प्रकार कितने, राज्य का अंग है या नहीं है, क्या कहा जाता है, ज्यादा दुर्ग कहां है, कौन सी रियासत में और कौन से जिले में है, स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं, किसने कहा, कौन सी पुस्तक में कहा, सारी बातें मैंने आपको बता दी। मेवाड़ में किसने बनवाया, मारवाड़ में किसने बनवाया। अब हम चर्चा करने वाले एक एक करके दुर्गों की। दुर्गों का नंबर लेते हैं और एक अच्छा दुर्ग लेते हैं जो वीर गाथाओं से जुड़ा हुआ है। दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़। दुर्ग का नाम क्या है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग की हम बात करेंगे तो यह दुर्ग आपको सबको पता है, कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। अगर प्रश्न पूछा जाए कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है तो कहां आएगा? राजसमंद। एक बात तो यह है। दूसरी बात क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दूसरी मुख्य बात यह है, इस दुर्ग का सबसे पहले हमको पढ़ना होता है निर्माण। क्या पढ़ना होता है? निर्माण। ये लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं निर्माण। इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो एक राजा हुआ था जिसका नाम था अशोक मौर्य। और अशोक मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो 3री सदी की बात है। अशोक मौर्य वंश का कोई राजा था, और मौर्य वंश के राजा अशोक मौर्य के एक पुत्र हुआ था, और उस पुत्र का नाम था संप्रति। क्या नाम था? संप्रति मौर्य। संप्रति मौर्य किसका बेटा था? अशोक मौर्य। किसका था? अशोक मौर्य का। इतना याद रखना है, संप्रति मौर्य अशोक मौर्य का बेटा था, मौर्य वंश का हुआ करता था। बात कब की है? बात है 3री सदी की। कौन सी सदी की? 3री सदी की। अब बात करें 3री सदी की, या देखिए 3rd सदी की बात है, 3 सदी की बात है, तो 3 सदी में जो निर्माण करवाने वाला आदमी आएगा तो उस आदमी का नाम रहेगा संप्रति मौर्य। कौन रहेगा? संप्रति मौर्य। संप्रति इसका नाम रहेगा। संप्रति मौर्य की बात याद रखना, अशोक मौर्य का बेटा था। बात 3री सदी की है, और एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिस दुर्ग को आज हम वर्तमान में कुंभलगढ़ कहते हैं। जब इसने निर्माण करवाया था ना, तो इसका नाम कुंभलगढ़ नहीं था। तब इसका प्रारंभिक नाम, इस दुर्ग का पूछा जाए कि प्रारंभिक नाम या मूल नाम कुंभलगढ़ का, तो इसका मूल नाम उस टाइम में हुआ करता था मच्छेंद्रगढ़। ऐसा कहा जाता है कि जो वर्तमान में कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण मौर्य वंश के अशोक के बेटे संप्रति मौर्य ने 3री सदी में करवाया,
और जब करवाया तब इसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। क्या नाम था? मच्छेंद्रगढ़। अब इस मच्छेंद्रगढ़ की कहानी हमको आगे तक की सुननी है। ये आज परिवर्तित होकर कुंभलगढ़ कैसे बना था ये देखना है। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण की बात करें, दुर्ग का कैसा निर्माण? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण जो करवाया था इसका, वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा। याद रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण करता नहीं है ये कैसे है? पुनर्निर्माण करवाने वाले। एक प्रश्न तो ये सब दुनिया को याद है, सबको पता है कि साहब कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। लेकिन वो कई बार प्रश्न को थोड़ा घुमा करके लेवल बना देता है। प्रश्न का लेवल कैसे बनाएगा? वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया था, ये भी आ सकता है। अगर वो पूछे किसके उपलक्ष्य में करवाया, तो कुंभा ने नागौर विजय हासिल की थी। कौन सी विजय? नागौर विजय। तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसने करवा दिया पुनर्निर्माण। और कुंभा की पत्नी का नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? कुंभल देवी। कुंभा की पत्नी का नाम क्या है? कुंभल देवी। महाराणा कुंभा की यहां लिख देता हूं पत्नी, और पत्नी का नाम है कुंभल देवी। कुंभल देवी। और कुंभल देवी के नाम के आधार पर ही इस दुर्ग का नाम कुंभा ने बदलकर क्या कर दिया? कुंभलगढ़। क्या कर दिया? कुंभलगढ़। याद रखना, कुंभलगढ़ मूल रूप से कुंभलगढ़ नहीं था। कुंभलगढ़ जब बना था उस टाइम इसका नाम था मच्छेंद्रगढ़। क्या नाम था? मच्छेंद्रगढ़। और मच्छेंद्रगढ़ को बनवाने वाले व्यक्ति का नाम है संप्रति मौर्य। क्या नाम है? संप्रति मौर्य। मौर्य वंश के राजा जिनका नाम है संप्रति मौर्य। और संप्रति मौर्य किसका बेटा था? अशोक मौर्य का। किसका था? अशोक मौर्य का। अगर पूछा जाए कौन सी सदी में बना था? तीसरी सदी में बना था। थर्ड सदी के अंदर इसको बनवाया गया था। अब बात करें कि इसका मूल नाम क्या था, तो मैंने आपको लिख रखा है मच्छेंद्रगढ़ था। कुंभलगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या था? मच्छेंद्रगढ़। अगर पूछे इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, पुनर्निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो एक ही नाम आएगा, महाराणा कुंभा। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण क्यों करवाया था? कुंभा ने नागौर पर जीत हासिल की थी। अपनी नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? किसका करवाया? कुंभलगढ़ का। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा दिया। पुनर्निर्माण करवाने के बाद इसने सोचा यार मैंने पैसा लगाया है, कोई भी आदमी जब पैसा लगाओ तो पैसा की भरपाई करवो चाहो, यानी सोची कि अपना पैसा खर्च किया, कोई ऐसा तो काम किया जाए ताकि युगों युगों तक अपना नाम इससे जुड़ा रहे, पैसे की भरपाई आए। तो पहले राजा तुम जानो, अपनी जो पत्नियां होती थी, रानियां होती थी, अधिक स्नेह रखते थे। खुद को नाम बेचारा चलाओ ना, प्रजा को चलाओ। कौन को चलाओ? कुंभल देवी के नाम के आधार पर नाम चेंज करके क्या कर दिया? कुंभलगढ़ कर दिया। क्या कर दिया? कुंभलगढ़। चलो ठीक है, ये तो बात हुई यहां तक की। अभी तो निर्माण और पुनर्निर्माण दो ही चीज बताई है। अब ये दुर्ग जो बना हुआ है ये किन पहाड़ियों पर बना हुआ है? ये प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ियों पर है? तो देखो, रागा, जरगा, हेमकूट, गढ़ माधव, गढ़ गोरा। अब तुम सोच रहे होंगे गुरुजी दुर्ग एक है 40-50 है, एक ही है, फिर इतनी पहाड़ियां क्यों लिखी हैं? भाई साहब दुर्ग को विस्तार इतना है, फैला इतने क्षेत्र में हुआ है। अब साहब हमसे पहाड़ी पूछोगे पेपर में, तो पेपर में पूछोगे तो पहाड़ी इनमें से एक ही देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग निम्न में से कौन सी पहाड़ी पर? प्रश्न अगर आया तो आपको या तो रागा मिलेगी, या जरगा मिलेगी, या हेमकूट मिलेगी, या गढ़माधव मिलेगी, या गढ़पोरा मिलेगी। इतना आपको याद रखना है। ये पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। चलो ठीक है, बन गया साहब। और बात बताइए इसकी। कुंभलगढ़ दुर्ग की नेक्स्ट बात क्या है? अब पढ़ना है दूसरे नंबर पर दुर्ग का पूछा जा सकता है उपनाम। क्या पूछा जा सकता है? उपनाम। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम की अगर हम बात करते हैं, देखो इसको कहते हैं मच्छेंद्रगढ़। मच्छेंद्रगढ़ एक नाम होगा। इसी को कहा जाता है मेवाड़, मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली, संकटकालीन शरण स्थली। ध्यान रखना, इसी को कहा जाता है मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़, मारवाड़ के बाद में मेवाड़। मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का प्रहरी, सीमा का प्रहरी, इसी को कहा जाता है।
इसी को अपन ने कह दिया कुंभलगढ़। क्या कह दिया? कुंभलगढ़। इसका अन्य नाम क्या हो गया? कुंभलगढ़ हो गया। ये किस दुर्ग की हम बात कर रहे हैं? कुंभलगढ़ की। क्यों कहा जाता है ऐसा? इसके बारे में उपनाम, जब भी कोई उपनाम दिए जाएंगे तो कुछ तो वजह होगी। मच्छेंद्रगढ़ का इसका दोस्तों मूल नाम था, इसलिए नाम लिया जाता है कि भाई प्रारंभ में जब बना था तो मच्छेंद्रगढ़ हुआ करता था, इसलिए इसको मच्छेंद्रगढ़ आज भी कहते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन शरणस्थली का मतलब यह है कि मेवाड़ के जब भी राजा हुए थे, गुहिल वंश के, सिसोदिया वंश के जो भी राजा हुए थे, उनके ऊपर जब भी कोई संकट आता था तो वो भाग करके शरण किधर लेते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। आपको पता है उदय सिंह को भी बचा करके पन्ना धाय ने कहां भेजा था? कुंभलगढ़ में भेजा था। महाराणा प्रताप का बचपन भी कहां गुजरा था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ एक ऐसा दुर्ग है मेवाड़ का जिसे कभी किसी ने जीता नहीं था, लेकिन 1578 में शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया और तीसरी बार के आक्रमण में जीता था। पूरे इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है जिस दिन से बनाए उस दिन से आज तक अजय रहा है, मात्र एक बार शाहबाज खान ने जीता है। शाहबाज खान ने कब जीता है? 1578। ये मेवाड़ का ऐसा दुर्ग है। अब बात करें मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, इसका मतलब क्या है? आपको पता है पाली है एक संधि, हम हिस्ट्री आपने कभी पढ़ी हो तो मेवाड़ में एक संधि पढ़ते हैं, आवड़ बावड़ की संधि। मैंने आपको पढ़ाई थी, जिन्हें पढ़ रखा है पहले। राव जोधा के मध्य और कुंभा के बीच में हुई, मध्यस्थता करवाई थी कुंभा की दादी हंसाबाई। तो जो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा थी उनका निर्धारण जिस दिन हुआ था, उनका जो केंद्र बिंदु रखा था बीच का, मतलब यह कि इधर की साइड से मान लो मारवाड़ और इधर की साइड से मान लिया हमने क्या है? मेवाड़। इनको जो बीच को केंद्र बिंदु हो वो रखो सोजत में। यहां सब दुनिया जाने कहां पड़े? पाली में पड़े। अब प्रश्न एक ये बन गया कि मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं का केंद्र बिंदु कौन सा है? सोजत पाली। ये दुर्ग कहां स्थित है? कुंभलगढ़। राजसमंद में। राजसमंद की पाली की सीमा टच है आपस में, पास पास है दोनों। अब इसके पास में दोनों राज्यों की सीमाओं का बॉर्डर है, तो इसे उस सीमा का क्या कह देते हैं? प्रहरी। क्या कहते हैं? प्रहरी। मारवाड़ के क्षेत्र की पहचान ये थी, जितने भी खेजड़ी के वृक्ष दिखाई देवे जहां तक, वो सब मारवाड़ है। जहां से आम का पेड़ चालू हो जावे वो मेवाड़ है। दीवार ना करी बीच में इनने। हंसाबाई ने की भाई एक काम कर, हंसाबाई का भतीजा लगता था जोधा। हंसाबाई ने कह रहा पागल मेरी बात तो मान, मैं तेरी बुआ जी हूं। कुंभा सुनी कि तू भी मेरी मान, मैं तेरा बाप की भी माई हूं, मतलब दादी हूं। तो मानी दोनों ने बात, और उसने निर्धारण किया कि जिधर तक खेजड़ी के वृक्ष दिखाई देते हैं वो तो रहेगा मारवाड़, और जहां आम के वृक्ष शुरू हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? मेवाड़। इसी को कहा जाता है कुंभलगढ़। और इसका अन्य नाम क्या है साहब? इसका अन्य नाम यह है, इसको कहा जाता है दुर्ग में दुर्ग। दुर्ग में दुर्ग। राजस्थान में किस दुर्ग को दुर्ग में दुर्ग कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कुंभलगढ़ में आप जाओगे, कुंभलगढ़ में 9 प्रवेश द्वार है, और एक नंबर जो पहला प्रवेश द्वार है उसका नाम है हल्ला पोल। क्या है? जाते जाते ही हल्लो करना है, पहले का ही करना है, अब फिर बाद में गणेश आ जाएगा, भैरू आ जाएगा, हनुमान आ जाएगा। हल्लो करते दुनिया आएगी 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 तो नींबू लेकर आएगा। चौकतरी जो नींबू पोल भी है, गणेश पोल भी है, भैरव पोल भी है, हल्ला पोल भी है, ओरठा पोल भी है, बागड़ा पोल भी है, वो पढ़ाएंगे। बस सुन लो इधर, दुर्ग के अंदर दुर्ग कैसे? मान लो आप दुर्ग में ऐसे प्रवेश किए, ये दुर्ग का मुख्य दरवाजा है, ये पूरा दुर्ग है इतना बड़ा। अब गए आप, इतने बड़े दुर्ग बाहर से देख रहे हो कि यार एक दुर्ग ये है। दुर्ग में जैसे आपने प्रवेश किया, अंदर और एक दुर्ग दिखाई देगा अलग से, दुर्ग में दुर्ग। और जो अंदर है उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़। कटारगढ़। कटारगढ़ जो दुर्ग है इसको कहा जाता है मेवाड़ की आंख। याद रखना, कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख, इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रश्न यह आ गया कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में कटारगढ़ ही नहीं है, तो फिर किसको सही मानेगा? वो कुंभलगढ़। ध्यान रखना, मूल रूप से तो मेवाड़ की आंख कटारगढ़ के लिए प्रयोग किया गया है। अगर ऑप्शन में कटारगढ़ नहीं है तो फिर ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कुंभलगढ़। आंख क्यों कहते हैं? आंख का मतलब क्या है? आंख का मतलब ये दर्शन करना, देखना। देखना, मकान है, ये मकान है, इसके ऊपर कोई कमरा है, कमरे के पीछे कोई खिड़की है, खिड़की से आप देख रहे हो अब नहाने जा रहा है, अब खाने जा रहा है, अब ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो जो खिड़की है ना, वो खिड़की नहीं है, वो तुम्हारी आंख है। आप उससे सामने वाले की सारी एक्टिविटी देख रहे हो। इससे भी ऐसी कंडीशन है,
कटारगढ़ इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ऊंचाई पर। ऐसा कहा जाता है कटारगढ़ के ऊपर चढ़ने पर मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा नजर आ जाए। तो इसको मेवाड़ की क्या कहेंगे? आंख। क्या कहेंगे? आंख। मेवाड़ की आंख पूछी जाए कौन सा आएगा? कटारगढ़। कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? कुंभलगढ़। दुर्गों में दुर्ग किस दुर्ग में आता है? कुंभलगढ़। कौन सा आएगा? कुंभलगढ़। याद रखना मेवाड़ की आंख मैंने यहां लिख दिया है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। कटारगढ़ रहेगा तो कुंभलगढ़ दोनों रहेंगे। अगर ऑप्शन में कटारगढ़ भी है और कुंभलगढ़ भी है तो फिर आपको करना है कटारगढ़। अगर ये है ही नहीं तो फिर भाई साहब का नंबर लेना किसका? कुंभलगढ़। दोबारा से सुनना, पहला उपनाम क्या है इसका? क्या है? मच्छेंद्रगढ़। दूसरा क्या है? मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली, यानी कि मेवाड़ के राजाओं पर जब भी संकट आएगा भाग करके कहां आएंगे? कुंभलगढ़। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली पूछी गई है कई बार। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन पूछे तो सिवाना दुर्ग आएगा। जब भी जोधपुर के किसी राजा के ऊपर संकट आता था वो भाग करके सिवाना दुर्ग में जाता था प्राण बचाने के लिए। चित्तौड़ वाले मेवाड़ वालों के ऊपर जब भी संकट आता था भाग करके कुंभलगढ़ आते थे। इसे मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मारवाड़ मेवाड़ सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी। इसी दुर्ग को कहा जाता है कुंभलगढ़ और इसी को कहा जाता है दुर्ग के अंदर दुर्ग, यानी कि दुर्ग के भीतर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़। और इसी दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। ये कटारगढ़ में बहुत सारी घटनाएं। ये कटारगढ़ एक ऐसी जगह है जहां राजस्थान के वीर शिरोमणि मेवाड़ केसरी श्रीमान महाराणा प्रताप का जन्म इसी में हुआ था, कटारगढ़ में। किसमें हुआ था? कटारगढ़ में। ध्यान रखना, कटारगढ़ में इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। कितनी तारीख को हुआ था? 9 मई 1500, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वार रविवार। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार 9 मई 1540। कटारगढ़ में एक महल है जो को नाम है बादल महल। कौन सा है? बादल महल में कचहरी है जो को नाम है जूनी कचहरी। है जूनी कचहरी में अंदर जाओ चाहे तो जनाना वार्ड है, फिर ध्यान रखियो। इतना ठीक है यहां तक ही। तो महाराणा प्रताप का जन्म यहां हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है इस दुर्ग के बारे में? एक बार इस दुर्ग को देखने के लिए कोई आ गया, आदमी जो आया कटारगढ़ को देखने के लिए, जो आदमी आया है उस आदमी का नाम मैं यहां लिख देता हूं। उसका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। आगो एक बार, दिन खराब अबुल फजल का। और अबुल फजल इसको देखने के लिए आया कटारगढ़ को। कटारगढ़ को आया, देख के नजदीक आया, दुर्ग के पास में खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ देखने लग गया कितना ऊंचा है। जैसे ही अबुल फजल ऊपर की तरफ देखा कटारगढ़ की, तो ऊपर सर पे रखी थी पगड़ी, जमीन पे गिर गई। अब वह टाइम तो कोई कुछ ना की, उठा के चुप रख ली। आगो वासु बाहर आके बताई, भाई साहब एक बात बताऊंगा, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, हाथ दीजिए। ये दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पे रखी पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। ये प्रश्न भी खूब पूछा गया है। जिस टाइम गिरी थी ना उस टाइम किसी को नहीं बताया तो पगड़ी गिरती है, उस टाइम तो उठा के चुपचाप रख ली, बाहर जाके बताऊंगा। ऐसा होता है। तो याद रखना किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि सर पे रखी पगड़ी भी नीचे गिर जाती है? अरे चाचा कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि सर पे रखी पगड़ी भी ऊपर से नीचे गिर जाती है। किधर देखने पर? ऊपर देखने पर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दुर्ग किसके बारे में कहा है, जब ऑप्शन में कटारगढ़ नहीं है तो फिर सिर पढ़ सको तुम याके। कौन के पढ़ सको? कुंभलगढ़ के पढ़ सकते। बाकी जबरदस्ती कोशिश मत करना, ऐसा मत किया करो, विद्वान तुम मत बना करो। जो राइट आंसर होता है वो राइट ही होता है। जबरदस्ती दूसरे ऑप्शन पे मत थोप दिया करो, यार उन आए तो यह कर दो, ले यार या कर चलो, एक नंबर तो मिल जाएगा। मान लो कल को भगवान ना करे तुमको कोई प्रश्न दे दियो, जा मेरे देश मास्टर हो नु पूछे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी को नाम पूछ लियो लो, और जो तुम्हारा पिताजी को मूल नाम है ABCD चारों में ना दियो, मेरो दे दियो, भजन लाल जी को दे दियो, गुरु जी को दे दियो, सबको दे दियो। अब बताओ प्रश्न करो, करो नहीं करियो, या मैं इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन में ना है। अब करे, अब भी छोड़ रहा है वह, जब भी तो छोड़ सका वह। बेवकूफ आदमी है यार। सुनो बात, सुनो इधर ध्यान दो, बस आवाज नहीं, बस शांति। तो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था? अबुल फजल ने। कैसे कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी भी नीचे गिर जाती है।
अगर कटारगढ़ नहीं आता है तो फिर कुंभलगढ़ कर देना। ये मैंने इसके उपनाम बता दिए। अब इस दुर्ग की और खास बात क्या है, एक बार इनको रिपीट कर देता हूं सब बातों को। देखो थोड़ा सा बोल देना, ज्यादा आगे चलेगा। अच्छा सुन लीजिए, दुर्ग का नाम क्या है, कौन से राज्य में है, किसमें है। अगर बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, संप्रति कौन सी सदी में, जब इसका नाम क्या रखा था, फिर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में, नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया और मच्छेंद्रगढ़ से नाम बदल करके अपनी पत्नी कौन थी इसकी, कुंभल देवी के नाम पर क्या कर दिया, कुंभलगढ़ कर दिया। नेक्स्ट बात मैंने आपको जो बताई है वो ये बताइए कि ये कौन कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है। तो पहली पहाड़ी का नाम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। ये पहाड़ियों के ऊपर ये बना हुआ है, इतनी है 5 पहाड़ियां, ध्यान रखना। इस दुर्ग का जो परकोटा है, इसकी जो परिधि है वो कितनी है, 36 किलोमीटर की। कितनी है, 36 किलोमीटर का इसका चारों ओर का परकोटा है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 36 किलोमीटर लंबा है, 7 फीट चौड़ा है। इस दुर्ग की परकोटे की जो दीवार है, उस दीवार पर 4 घुड़सवार बरोबर से चल सकते हैं, इतनी चौड़ी बताई जाती है। मतलब 4 आदमी घोड़ों के ऊपर बैठ करके एक समान स्थिति में निकल सकते हैं, इतनी चौड़ाई उसकी बताई जाती है। इसीलिए इस दीवार को कहा जाता है भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार। अंग्रेजी में आ जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ द इंडिया। भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ की दीवार को कहा जाता है। चलो ठीक है, ये भी बात हुई। अब हमने बताया, सबसे पहले इनका उपनाम की चर्चा की। पहला उपनाम क्या बताया, दूसरा क्या बताया, क्या बताया, मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थल। तीसरा क्या बताया, मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का। चौथा क्या बताया, पांचवा क्या बताया, दुर्ग में। इस दुर्ग के अंदर दुर्ग कौन सा है, कटारगढ़ को मेवाड़ की क्या कहते हैं। अगर ये ना मिले तो फिर क्या रहेगा, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ, कटारगढ़ में। कौन सा महल था, कितनी तारीख को हो, कौन सा वार को हो, बस तारे ये की बात हाथ लगी रविवार। हाँ सुन लो, ये डॉक्टर कौन सा पीछे को, अरे बस इधर ध्यान दे। ये पहले तो कमर आग करो थोड़ी सी, अभी बुढ़ापा न आयो। ये गिरिराज प्रसाद जी कोने को अगले, सुन लो बात। तो इतनी बात हमने यहां करी है, मेवाड़ की आंख वगैरह आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम जो बात करने वाले हैं इसकी, वो क्या है, देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या स्थित है, ये देखना है क्या हुआ था। प्रमुख तथ्य, मुख्य, इस दुर्ग के अंदर 1537 में, एक काम बताता हूं पहला, 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक। उदय सिंह का क्या हुआ है, उदय सिंह का राज्याभिषेक। एक बात तो याद रखनी है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उदय सिंह का राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। कब हुआ है, 1537 में। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में इसमें हुआ। दूसरी बात करें, 1540, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म, प्रताप का जन्म, इतना ध्यान रखना है। एक बात ये हो गई। दूसरी तीसरी बात हमसे अगर पूछी जाए तो इसके अंदर क्या विशेष है, आपसे पूछा जाए तो यहां आएगा 1468। 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या भी यही हुई। महाराणा कुंभा की मृत्यु ना है, हत्या। इतना महान आदमी हो फिर भी हत्या हुई लास्ट में, परिणाम कुछ भी आ सके, रिजल्ट तो लास्ट में निकल के आवे। 1537 उदय सिंह का क्या हुआ है, क्या हुआ है, पूछा जाए कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था। इसी की बात करें तो और बात क्या है, देखो प्रताप, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। दोनों बाप बेटान को बचपन, प्रताप का बचपन इसी दुर्ग में बीता, उदय सिंह का बचपन
इसी दुर्ग में बीता। उदय सिंह का बचपन भी इसी में बीता, ध्यान रखना। दोनों का आ गया। और क्या है साहब इस दुर्ग के अंदर? और इस दुर्ग के अंदर है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें, इसके रचयिता किसको माना जाता है? महेश को माना जाता है, महेश। ठीक है। अगर पूछा जाए कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किस बात का उल्लेख है, तो याद रखना कुंभा की कीर्ति का बखान है। कुंभा की कीर्ति, कुंभा की कीर्ति या विजय, विजय का उल्लेख मिलता है। अब समझो, इन बिंदुओं को समझो। मैंने पहला लिखा है 1537 और उदय सिंह का क्या हुआ है? राज्याभिषेक। देखिए, उदय सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ था, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के सरदारों ने सभी ने मिलकर के उदय सिंह का राज्याभिषेक किया था। उदय सिंह का राज्याभिषेक करने का 2-3 कारण थे। उदय सिंह जब छोटा था तो इसको बचा करके पन्ना धाय अपने पुत्र बनवीर की बलि दी थी, चंदन की बलि दी थी। बनवीर से इसको बचाया था। बनवीर से बचाकर चंदन की बलि देकर पन्ना धाय ने इसको कुंभलगढ़ भिजवा दिया था, टोकरी में रख करके। किसको भिजवा दिया? उदय सिंह को। और जब उदय सिंह को कुंभलगढ़ भिजवाया है, तो भिजवाने के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग का उस टाइम किलेदार जो हुआ करता था, उस आदमी का नाम था आसा शाह। क्या नाम था? इस समय यहां आदमी था जिसका नाम था आसा शाह। आसा शाह के पास भिजवा दिया। एक बात याद रखनी है, आसा शाह के पास में जैसे भिजवाया है, अब धीरे धीरे बाल्य अवस्था। आसा शाह ने जब इसको रखा था कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो जब भी कोई पूछता था कि यार ये बेटा कौन है, छोटा कौन है, बच्चा कौन है, तो आसा शाह एक ही बात को कहता था, ये मेरा भतीजा है, बाहर रहता था पहले, अब मैंने बुलवा लिया गांव इसको। तो सभी लोग मानते थे कि आसा शाह का भतीजा है। लेकिन भतीजा मानते मानते एक दिन तो सच बोलनी पड़ेगी। आसा शाह ने एक दिन दुर्ग के अंदर सारे सरदारों के बीच में बात उजागर कर दी कि ये मेरा भतीजा नहीं है, ये होने वाला मेवाड़ का भावी राजा है, ये सांगा का पुत्र है। अब भाई पुत्र है, आसा शाह कह रहा है इस बात को, सभी सरदारों ने मानने से इनकार कर दिया। और इनकार करने के उनने सोचा सरदारों ने कि हो सकता है अब भाई वहां कोई वारिस तो बचा नहीं है मेवाड़ में, सांगा के बाद में बनवीर वहां राज कर रहा है, तो हो सकता है आसा शाह चाल चल के अपने भतीजे को जबरदस्ती बना रहा हो। तो किसी ने विश्वास नहीं किया। पन्ना धाय गई भाई, इसको बुलाया गया, फिर भी विश्वास नहीं किया। अब क्या हुआ, सिरोही का एक अखेराज था, अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा संवाद को समझ गया कि वास्तविक राजा यही है। तो सरदार में सब में सीनियर वही हुआ था। तो सब सरदारों ने सलाह की और एक बात बोली कि भाई हमारे अखेराज जी बैठे हैं, अगर अखेराज जी इनकी झूठन भोजन को स्वीकार कर लेंगे, यानी कि उदय सिंह का झूठा भोजन ग्रहण कर लेंगे, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि ये मेवाड़ के भावी राजा है। अखेराज को पता था ये राजा है ही। अखेराज इनका झूठा भोजन किया, अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में कर दिया, तब सबको विश्वास आ गया। जब विश्वास सबको आया तो सभी सरदारों ने उसी टाइम कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका क्या कर दिया था? राज्याभिषेक। कब की बात है? 1537 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ था, पहली बार गोगुंदा में हुआ, दूसरी बार कहां होगा? कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है। अगर बात करते हैं 1540 की, महाराणा प्रताप का जन्म मैंने अभी आपको बताया है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन बार रविवार को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ में बादल महल के अंदर हुआ था। इतना याद रखना है। ठीक है। इसके बाद पूछे प्रताप का बचपन, जो पैदा वहां हुआ है तो बचपन भी वही बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रताप का बचपन इस दुर्ग से जुड़ा हुआ है। और पूछे कि उदय सिंह का बचपन, उदय सिंह मैंने बताया था पन्ना धाय ने टोकरी में रख के भिजवा दिया कुंभलगढ़, तो छोटा ही तो था ये, इसका बचपन कहां गुजरा है? कुंभलगढ़ में गुजरा है। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग में और क्या है, तो एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभा की कीर्ति यानी कि विजयों का बखान करती है, जो कुंभा ने जीत हासिल की थी उनका बखान करती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अब पूछा जाए कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो आपको बताना महेश है। कौन है? महेश है। कुछ किताबें इसको आपको कान्हा व्यास बताएंगी, ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूं, वो हीरानंद ओझा के अनुसार है, एक इतिहासकार व्यक्ति विशेष के अनुसार आपको मिल सकता है कान्हा व्यास। बाकी लगभग सबका मत यही है कि महेश। कौन रहेगा? महेश रहेगा। तो एक बात ये हुई। अब यहां क्या है, झाली रानी का, झाली रानी का बालिया, एक तो ये है। एक हाथियों की साला हुआ करती थी, टुकड़ी, हाथियों की टुकड़ी।
इस दुर्ग में हुआ करती थी। प्रशिक्षण के लिए एक जगह बनाई गई थी हाथियों के लिए। ये है, इसमें 9 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 9। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पूछे जाए तो कितने आएंगे? 9। पहले का नंबर याद रखना, एक नंबर याद रखना, नाम क्या है? हल्लापोल। क्या है? हल्लापोल। बाकी तो फिर वैसे याद कर लीजिए, हनुमान पोल, गणेश पोल, गणेश पोल, एक याद कर लीजिए आप भैरव पोल, एक याद कर जो नींबू पोल, एक याद कर जो ओरठा पोल। देखो इनकी बात सुनो, एक चीज समझाता हूं, आज दुर्ग हमने शुरू किए हैं। भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, बात समझना, राम पोल, ये 3-4 नाम दुर्गों में आपको एक दुर्ग में नहीं मिलेंगे, कई जगह मिलेंगे। भैरव पोल, हनुमान पोल चित्तौड़ में भी होंगे, रणथंभौर में भी होंगे। अब क्या करोगे? एक चीज याद रखना, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल, इन प्रश्नों को बहुत नाम मात्र की संख्या में पूछा जाएगा। दरवाजे पूछेगा, इनमें तो आपको भैरव, राम, हनुमान तो तब याद करने हैं जब इनमें से कोई सा पोल मुख्य दरवाजा हो, तो आपको नाम याद रखना। फिर साफ दरवाजे कौन से याद करने जो अलग है, विशेष है। नींबू पोल पूरा राजस्थान में कहीं ना यही है, ओरठा पोल यही है, बागड़ा पोल कौन सा है? बागड़ा, याद रखना। जो चीज अलग है, भिन्न है ना, भिन्न है, उसको याद करना है, मिलती जुलती चीजों को नहीं करना है। आप भी समझदार हो, एग्जाम के अंदर उसको पता है। हाँ, अगर आप हनुमान पोल, भैरव पोल और इनको याद कर रहे हो, राम पोल को, तो इनकी कोई विशेषता होनी चाहिए, या तो इनके पास में कोई विशेष प्रकार की छतरी होनी चाहिए, या कुछ और होना चाहिए, या मुख्य दरवाजा होना चाहिए, तो फिर वो याद करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अलग अलग जो चीज है उन पर आपको फोकस करना है। अब मैंने बता दिया हल्ला पोल इसका पहला मुख्य दरवाजा। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य द्वार जो रहेगा पहला, वो कौन सा रहेगा? हल्ला पोल रहेगा। इस दुर्ग के अंदर और क्या है साहब? इस दुर्ग के अंदर एक पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम सुना होगा सबने, पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया को भाई साहब कहा जाता है उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। और उड़ना राजकुमार की कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है, कौन की है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, या दूसरा नाम क्या है इसका? उड़ना राजकुमार। क्या नाम है? उड़ना राजकुमार। तो आज इतना ही बहुत है, कुंभलगढ़ हो चुका है, नेक्स्ट दुर्ग कल पढ़ेंगे। कोशिश ये थी कि इसमें से लगभग सबको कवर किया, बाकी आप भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना अपने हिसाब से।